हेलो बच्चों, केम छो? मजामा? कैसे हो? बढ़िया है, मस्त है। मौसम बारिश का हो रखा है और मैडम का गला अभी अभी सही होके शुरू हुआ है सही होना। तो वही क्लासेस आपकी जारी रहेगी, चिंता मत करो। गला सही हो गया है मैम का। मैं जब तक लोगों का बायो उड़ेल नहीं देती मेरा जो है दिन नहीं गुजरता। तो L15 जो है वो आज हम करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है वंशागति के आणविक आधार, और क्या क्या था हमारा चैप्टर फ्लो ये आपको बताई है। और अच्छी सूचना ये है कि ये चैप्टर है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है। 2-3 लेक्चर बचे होंगे इसके, और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बुक के पीछे के, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें ऐसे क्वेश्चन जो आपको है तो यही हमारी क्लासेस में, लेकिन आपको मिल नहीं पाएंगे, या जो बीच बीच में कहीं हमसे कुछ छूट गया है और कवर नहीं हो रहा है उसको उन क्वेश्चंस में ले लेंगे। ठीक है, तो चिंता ना करें। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो कि मैम आपने ये नहीं करवाया, करवा देंगे, आपके सिलेबस का सब करवा देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो भी थोड़ी थोड़ी चलती रहेंगी, लेकिन वही है कि हम बहुत एक्स्ट्रा पे नहीं जाएंगे। तो लैक ऑपेरोन आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। और ये किसका एग्जाम्पल है या किसका एक्सपेरिमेंट है बोल सकते हैं, ये है जीन नियमन का, यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा था लास्ट, उसमें हमने लैक ऑपेरोन पढ़ा था और एक ट्रिप्टोफेन पढ़ा था। पहले बता चुकी हूँ मैं आपको कि लैक ऑपेरोन आपके सिलेबस में है, लेकिन ट्रिप्टोफेन एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है, ना ही आपके 12th के सिलेबस में। बस एक जनरल आइडिया मैं आपको दे दूंगी ताकि आप दोनों में डिफरेंस को समझ पाए। तो शुरू करते हैं लैक ऑपेरोन को, जिसको लैक्टोज ऑपेरोन भी कहते हैं। लैक्टोज से ही शॉर्ट फॉर्म कर दिया है लैक। और ये लैक ऑपेरोन कौन से टाइप का है? ये इंड्यूस यानी कि प्रेरणीय जीन नियमन वाले एग्जाम्पल का है, जिसमें हमने कहा था कि पहले से ऑफ रहता है उसको इंड्यूस करके हम ऑन बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? फिर से मैं एक बार लिख देती हूं। इसमें क्या रहेगा, जो सिस्टम है वो पहले से ऑफ रहता है। कौन सा है ये? प्रेरणीय नियमन वाला जीन नियमन, यानी कि इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। उसमें पहले से ऑफ रहता है, उसको हम ऑन करते हैं। ठीक है, यानी इंड्यूस कर रहे हैं। देखो याद ऐसे भी रख सकते हो, प्रेरणा या प्रेरण करना, किसी को इंड्यूस करना। आप किसी को किस चीज के लिए इंड्यूस करोगे? बुरी चीज के लिए तो इंड्यूस करोगे नहीं, मोटिवेट करोगे नहीं। अच्छी चीज के लिए करोगे तो अच्छा क्या होगा भाई? पहले से बंद है तो उसको चालू कर दो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो ये प्रेरणीय नियमन का एग्जाम्पल है जो हमने कल पढ़ा था, और मैंने कहा था इसको डिटेल में पढ़ना है हमें। तो वही बलि का बकरा हमारा ई कोलाई आ गया है। तो ई कोलाई में लैक्टोज ऑपेरोन के संगठन में 3 संरचनात्मक जीन होते हैं, जिन्हें Z, Y और A जीन कहते हैं। ये बात हमने लास्ट की थी कि हम प्रोकैरियोट के जीन एक्सप्रेशन की ही बात करेंगे, रेगुलेशन की। यूकैरियोट पे नहीं जा रहे। और उनमें हमने बात की थी कि इनमें एक तो संरचनात्मक जीन यानी स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, दूसरा होता है ऑपरेटर जीन, ठीक है, और तीसरा होता है नियामक जीन, ठीक है, जिसको इनहिबिटर या दमनकारी जीन भी हमने कह दिया था। तो वो जो स्ट्रक्चरल जीन की बात की थी लैक्टोज ऑपेरोन में, यानी कि ई कोलाई में लैक्टोज ऑपेरोन में 3 संरचनात्मक जीन है, एक तो Z, एक Y और एक A। अभी इसको पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा ऑपेरोन की बात हम कर चुके हैं कि ऑपेरोन की परिभाषा हमने क्या दी थी? जीनों का समूह जब एक इकाई के रूप में काम करे और जीन एक्सप्रेशन को यानी कि जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है तो उसे हम ऑपेरोन कहते हैं। और ये जैकब और मोनार्ड ने दिया था, उन्हीं का ये एक्सपेरिमेंट है लैक ऑपेरोन वाला, यहीं से उन्होंने ऑपेरोन मॉडल दिया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तीनों संरचनात्मक जीन एक वृहद पॉलीसिस्ट्रोनिक हम पढ़ चुके हैं। क्या है जरा बताएं, क्या है पॉलीसिस्ट्रोनिक? कुछ याद आ रहा है? भूला बिसरा? पॉलीसिस्ट्रोनिक जब एक एमआरएनए से 2 या 2 से अधिक प्रोटीन निर्माण होता है तो हम उसे पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। और पॉलीसिस्ट्रोन सिर्फ प्रोकैरियोट में पाया जाता है। यूकैरियोट में एक एमआरएनए से सिर्फ एक प्रकार का प्रोटीन बनता है, वो मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं। ठीक है, पुराना थोड़ा सा याद करते करते चलें।
और क्या होगा, अनुलेखन होगा यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या काम के हैं, क्यों लाए हैं हम इन्हें, तो ये 3 प्रकार की जो है क्या करते हैं, कूट लेखन करते हैं। कूट लेखन का वही ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन यानी कि अनुलेखन और अनुवादन, मतलब प्रोटीन बनाते हैं, एंजाइम बनाएंगे वैसे तो ये एक तरह का। तो ये तीनों जीन जो है वो क्या करते हैं, ई कोलाई में Z, Y और A 3 प्रकार के एंजाइम बनाते हैं। एंजाइम मतलब प्रोटीन, प्रोटीन बनाना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, अनुलेखन और अनुवादन करना पड़ेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ये यही कह रहा है कि ये कूट लेखन करते हैं। पहला Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइड, ये याद रखने हैं आपको कि कौन क्या करता है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा है Y जीन, देखो कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है ना, गामा जैसा, तो कंफ्यूज ना हो, वो Y ही है। Y जीन बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज, और बीटा गैलेक्टोसाइड अगर आपको नहीं याद रखना है तो खाली परमीएज भी याद कर सकते हो, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज एंजाइम का कूट लेखन करता है, मतलब इसको बनाता है। ए वाला जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज, अब वही बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं याद रखना है, खाली ट्रांस एसिटिलेज याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए जीन जो है वो क्या बनाता है, ट्रांस एसिटिलेज बनाता है। ये तीनों अपना अपना क्या करते हैं, पहले वही डीएनए पे उपस्थित है, जीन्स है, इनसे एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से ये 3 टाइप की प्रोटीन बनाते हैं। कब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। इस तरह से लैक ओपेरोन के सभी तीनों जीनों के उत्पाद लैक्टोज के उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं। ई कोलाई को अगर हम किसी संवर्धन माध्यम में, संवर्धन माध्यम क्या है ये भी पहले बताया हुआ है कि ऐसा माध्यम जिसमें किसी जीव या बैक्टीरिया अगर आप डाल रहे हैं तो उसके सभी आवश्यक तत्वों की उपस्थिति हो जो उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, तो उसे संवर्धन माध्यम कहते हैं, कल्चरल मीडियम कहते हैं। तो ई कोलाई जो है वो क्या करता है, उसको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लेकिन लैक्टोज भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। तो अगर जो ई कोलाई है वो किसी ऐसे माध्यम में पड़ा हुआ है या मीडियम में पड़ा हुआ है जहां पे लैक्टोज है, तो भाई लैक्टोज वो डायरेक्टली नहीं लेता, उसको क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट, उपापचय का मतलब वही मेटाबॉलिज्म यानी डाइजेस्ट करना है। लैक्टोज 2 चीजों में टूटता है, किसमें, लैक्टोज एक तो टूटता है गैलेक्टोज में प्लस ग्लूकोज में। मतलब जब भी ई कोलाई को आप किसी ऐसे माध्यम में रखोगे, मीडियम में रखोगे जहां पे लैक्टोज है, तो इसके ये जो 3 जीन्स है Z, Y और A, ये क्या करेंगे, ये तीनों अपने अपने एंजाइम बनाएंगे और इस लैक्टोज को गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देंगे ताकि ई कोलाई उसको इजीली क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके और अपने काम में ले सके, ठीक है। अब 2 पोजीशन हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं कि नॉर्मली लैक ऑपेरॉन ऑफ कंडीशन में होता है, मतलब जनरली ई कोलाई को लैक्टोज जो है वो नहीं मिल पाता, हम जानबूझ के उसे देंगे, ठीक है। तो जब उसको लैक्टोज नहीं मिलेगा, तो लैक्टोज नहीं है तो उसको डाइजेशन करने की क्या जरूरत है, लैक्टोज को जब लैक्टोज ही नहीं है तो उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कैसे तोड़ेगा, जब तोड़ना ही नहीं है तो Z, Y और A का भी क्या काम है, तो ये निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहेंगे यानी कि ऑफ कंडीशन में पड़े रहेंगे। यही हम कह रहे हैं कि इंड्यूसिबल जो जीन एक्सप्रेशन है वो ऑफ कंडीशन में रहता है, प्रेरणीय वाला। तो वहीं से शुरुआत करेंगे, इसको एक बार एक बोर्ड पे फिर से समझेंगे हम, पहले लिखा हुआ पढ़ लो फिर उसको अपन एक्सप्लेन कर लेंगे किसी एक बोर्ड पे, ठीक है। जब लैक्टोज अनुपस्थित होता है तब, तो अनुपस्थित है, जब लैक्टोज अनुपस्थित होता है तब वह जीन के एमआरएनए का उत्पादन करता है, दमनकारी एमआरएनए कहते हैं इसे, जो अनुवादन के द्वारा, अनुवादन मतलब ट्रांसलेशन के द्वारा दमनकारी, दमनकारी मीन्स रिप्रेसर जो प्रोटीन है उसका निर्माण करता है,
क्या बोला है इसने, ये बोल रहा है कि जब लैक्टोज नहीं होगा तो भाई ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो चलेगा, लेकिन Z, Y और A अपना प्रोटीन नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हमने बोला है कि एक रिप्रेसर प्रोटीन होता है जो दूसरे प्रोटीन को एक्सप्रेस होने से रोकता है, रिप्रेस करता है। ये बात हम कल कर चुके हैं जब हमने जीन एक्सप्रेशन देखा था कि दमनकारी प्रोटीन होता है वो दूसरे को दबाता है, उसको क्या नहीं होने देता, एक्सप्रेस नहीं होने देता। तो जब लैक्टोज ही नहीं है तो उनका काम भी नहीं है, तो ये जो दमनकारी प्रोटीन है ये उन तीनों को क्या करके रखेगा, रिप्रेस करके रखेगा। दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़कर, ऑपरेटर हम बात कर चुके हैं जिसको हमने ओ से बोला था कि एक क्या होता है, ऑपरेटर होता है जो आगे वाले जीन को कैसे कैसे एक्सप्रेस करना है वो बताता है। तो ऑपरेटर से जुड़कर इसे बांध देता है जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर, ये भी बात हम कर चुके हैं कि प्रमोटर, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको करना है तो पहले प्रमोटर लेकर आना पड़ेगा। तो ये प्रमोटर को ऑपरेटर के पास जाके चिपक जाता है और प्रमोटर को आगे ही नहीं बढ़ने देता, प्रमोटर से जुड़ नहीं पाता और ऑपेरॉन बंद हो जाता है, मतलब कैसा रहता है, ऑफ कंडीशन में रहता है। इसे अनुलेखन नहीं होता, ठीक है, जिससे क्या नहीं होगा, अनुलेखन यानी कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेस जो रहेंगे वो बंद हो जाएंगे। चलो अब इसको समझ लेते हैं, पहली वाली सिचुएशन को। कौन सी सिचुएशन, जब लैक्टोज उपस्थित नहीं हो, यानी कि हमारा जो सिस्टम है ई कोलाई का वो कैसी कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में। मान लो ये ई कोलाई का वो जीन है, यहाँ पे ई कोलाई में हमने पढ़े थे जो प्रोकैरियोट है उनमें अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन और जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर या रिप्रेसिव जीन भी कहते हैं। तो इसके पास एक तो है, दो प्रमोटर जीन है, पी मतलब प्रमोटर जीन, यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ पी प्रमोटर, ठीक है, ओ ऑपरेटर, आई जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रिप्रेसर को कई बार आई से भी शो किया जाता है, ये क्या है, दमनकारी, आई से इनहिबिटर, ठीक है, इसीलिए आई सिंबल दिया हुआ है इसको। और हमारा Z है, Y है और A है। Z क्या कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइड को बना रहा है, Y जो है वो परमीएज को बना रहा है। परमीएज क्या होता है, परमीएज का मतलब किसी को परमिशन देना, इन द सेंस आप समझ सकते हो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है यानी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो सेमी परमिएबल होती है, वहीं से आया है ये परमीएज, यानी कि ये कोशिका झिल्ली में किसी को आने देना है या नहीं आने देना है उसकी परमिसिटी को बढ़ाता है कि कैसे किसको आने देना है। तो ये परमीएज एंजाइम है, किस लैक्टोज को आने देना है या नहीं आने देना है ये वाई जीन डिसाइड करता है। और ए जो लास्ट था उसको हम बोल रहे हैं कि वो कौन सा एंजाइम बना रहा है, ट्रांस एसिटेज, ठीक है, ये तीन है। तो अब मैं यहाँ पे उनके सिंबल लिख रही हूँ, पी एक हमारे पास बीच में रहेगा आई, उसके बाद पी, उसके बाद ओ मीन्स ऑपरेटर, और उसके बाद बाकी बचे हुए तीन जीन Z, Y और A। ये लैक्टोज का जो ई कोलाई है उसका जीन है और उसके जीन एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। नॉर्मली ऑफ कंडीशन में रहता है। ऑफ कंडीशन का मतलब है कि जब जिस भी माध्यम में ई कोलाई प्रेजेंट है, ये ई कोलाई ऐसे माध्यम में प्रेजेंट है जहां पे लैक्टोज नहीं है। अब आप बोलोगे लैक्टोज क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरी चीजें उसको मिल रही है। हो सकता है उसको किसी दूसरे टाइप का कार्बोहाइड्रेट मिल रहा हो, मीडियम में ग्लूकोज मिल रहा हो, फ्रक्टोज मिल रहा हो, या और कोई हमने कार्बोहाइड्रेट का टाइप डाला है, लैक्टोज नहीं डाला हुआ है तो उसको लैक्टोज नहीं मिल रहा। जब लैक्टोज नहीं होता है तो हमारा जो ये इनहिबिटर जीन है या जिसको हम दमनकारी जीन कह रहे हैं वो क्या करेगा, वो अनुलेखन करेगा यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा,
mRNA, यही पहली लाइन में लिखा हुआ था। देखो जरा, ये देखो, जब लैक्टोज अनुपस्थित होता है तब वह जीन के mRNA का उत्पादन करता है जो दमनकारी mRNA होता है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे किया है, mRNA बना दिया। अब ये mRNA क्योंकि इसको रिप्रेस कर रहा है और यहाँ से देखो I है, इनहिबिटर है, मतलब दमनकारी है, तो जो mRNA बना है उसको हम दमनकारी mRNA बोल रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या होगा, अनुवादन होगा, यानी कि ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन से क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनेगी। अब ये जो प्रोटीन है ये कैसी प्रोटीन है, क्योंकि ये दबा रही है, इनहिबिन से बनी है, तो ये भी कैसी है, दमनकारी प्रोटीन है। दमनकारी बोलो, रिप्रेसिव बोलो, इनहिबिटरी बोलो, सब सेम है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिख देती हूँ ताकि आपको दोनों वर्ड ध्यान में रहे। रिप्रेसिव प्रोटीन, ठीक है। जब ये रिप्रेसिव प्रोटीन बनती है तो ये रिप्रेसिव प्रोटीन, इसको मैं ग्रीन कलर के बना देती हूँ। जैसे ये रिप्रेसिव प्रोटीन बनी, ये कहाँ जाएगी, ऑपरेटर जीन के पास जाके यहाँ पे अटैच हो जाती है। ये देखो यहाँ पे अटैच कर दी। अब प्रमोटर जीन का क्या काम होता है, प्रमोटर जीन पर कौन आकर लगता है, जो पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हमें क्या बनाना होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ के आए हम। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम हम काम में लेते हैं उसको हम बोल रहे थे आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आना है, इस जगह पे भी आ सकता है और इस जगह पे भी, क्योंकि इसके पास 2 प्रमोटर साइट है। प्रोकैरियोट के बारे में हमने पढ़ा था कि 1 से ज्यादा प्रमोटर साइट्स भी होती है, तो इसके पास 2 प्रमोटर साइट है। चलो आरएनए पॉलीमरेज आ भी गया, ये आरएनए पॉलीमरेज आ गया। यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि माध्यम में लैक्टोज नहीं है तो इनहिबिटरी जो जीन है उसने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके एक ऐसा प्रोटीन बना दिया है जो प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके चिपक गया है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ऑपरेटर पे कौन जुड़ा हुआ है, रिप्रेसिव प्रोटीन जुड़ी हुई है, ये इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा तो Z, Y और A का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा और एंजाइम नहीं बनेंगे। कौन से एंजाइम नहीं बनेंगे, ये तीनों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ऑफ कंडीशन। जब माध्यम में लैक्टोज नहीं होता तो ई कोलाई का जो ऑपरेटर एक्सप्रेशन जीन कंट्रोल है वो ऑफ कंडीशन में रहता है। उस समय या उस टाइम एक इनहिबिटर यानी नियामक, और हिंदी में इनहिबिटर को हम क्या कह रहे थे, लास्ट हमने पढ़ा था, नियामक भी बोलते हैं। तो नियामक प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे दमनकारी प्रोटीन कहते हैं। यह दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर जीन पर जाकर अटैच हो जाता है या लग जाता है, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता और Z, Y और A का अनुलेखन और अनुवादन यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। ये हो गई ऑफ कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या थी, जब लैक्टोज न हो, ये नॉर्मल वाली सिचुएशन है। अब हमें इसे इंड्यूस्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम इंड्यूस्ड में इसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड पोजीशन क्या है कि जब लैक्टोज उपस्थित हो, मतलब हमें क्या करना है, इसको इंड्यूस करना है, इसको प्रेरित करना है कि नहीं, हम तुझे क्या करना है, वो तीनों एंजाइम बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, माध्यम में लैक्टोज डाल देंगे। लैक्टोज डालेंगे तो फिर इसको लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बनाने पड़ेंगे। तो हमने इसको क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया, ऑफ से ऑन की तरफ ले जा रहे हैं। जब लैक्टोज उपस्थित होता है, लैक्टोज उपस्थित होने पर यह स्वयं प्रेरक के रूप में कार्य करता है। प्रेरक का मतलब वही इंड्यूसर है ना, कल बात कही थी ना कि किसी को प्रेरित कर देना किसी काम को करने के लिए, तो खुद लैक्टोज इसका प्रेरक है। लैक्टोज माध्यम में आते ही इसको प्रेरित कर देता है, इसको इंड्यूस कर देता है कि तुझे एंजाइम बनाने हैं। ठीक है,
ये दमनकारी के साथ जुड़कर अक्रिय दमनकारी यानी इनएक्टिव रिप्रेसर बना देता है। दमनकारी क्या कर रहा था? इस पूरे प्रोसेस को रोक रहा था, अभी हमने पढ़ा। अब ये क्या करेगा? ये खुद दमनकारी से जाके जुड़ जाएगा ताकि दमनकारी ऑपरेटर से जाकर ना जुड़े और हमारा प्रोसेस जो है वो चलता रहे। पढ़ेंगे उसको, समझते हैं अभी। ये प्रेरक दमनकारी प्रोटीन से जुड़कर इसकी संरचना को इस प्रकार तरह परिवर्तित कर देता है कि यह ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ सकती। अभी इसको भी बनाएंगे, समझ लेंगे। चलो अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन, केस सेकंड, जिसमें हमने क्या कर दिया है? माध्यम में लैक्टोज डाल दिया है प्रेरित करने के लिए, उसको इंड्यूस करने के लिए। लैक्टोज उपस्थित। अब सेम कहानी, ये रहा वो जीन। अब बार बार मुझे वो सब कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, आप समझ गए। वही प्रमोटर, फिर इनहिबिटर, फिर प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर Z, फिर Y और फिर A, कैपिटल A। ठीक है। अब हमने क्या किया? मान लो ये माध्यम है और इस माध्यम में हमने लैक्टोज डाल दिया। अब लैक्टोज आ गया। लैक्टोज जो है वो मैंने कहा कि मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी चीज को आने देती है, किसी चीज को नहीं आने देती। तो एक चीज आपको ये समझनी है कि ये जो Y है, ये Y वैसे तो ऑफ कंडीशन में है, लेकिन इस ई कोलाई की सेल में एनी टाइम मतलब 24 घंटे एक थोड़ा सा मात्रा में परमीएज उपस्थित रहता है। परमीएज जो ये Y बना रहा है ना, वो Y तो बनाएगा जब बनाएगा, उससे पहले भी परमीएज की कुछ क्वांटिटी, कुछ परसेंटेज जो है वो ई कोलाई में प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो इतना नहीं होता कि वो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर रखे, इसलिए फिर हमें दूसरा बनाना पड़ता है। तो ये क्या करता है? जैसे ही इसको सिग्नल मिलता है कि बाहर लैक्टोज है, तो लैक्टोज क्या करेगा? परमीएज इसको परमिशन देता है, क्योंकि उसको तो खाना चाहिए ई कोलाई को। मेम्ब्रेन को थोड़ी पता क्या है क्या नहीं है, वो तो लैक्टोज देखा, उसको अवशोषित करने का काम करेगा। तो लैक्टोज अंदर आया। जैसे ही लैक्टोज अंदर आया, अच्छा यहाँ पे कहानी क्या हो रखी है? ऑफ कंडीशन में था कि पहले से ऑपरेटर जीन पे कौन उपस्थित है? वो इनहिबिटर उपस्थित है ना। ऑफ कंडीशन से अगर हम इसको देखें तो उपस्थित है और ये कुछ भी नहीं बन रहा। इससे जरूर क्या बन रहा था? वो प्रोटीन बन रहा है। कौन सा प्रोटीन? दमनकारी। पिछले वाले में पढ़ के आए ना, कौन सा? दमनकारी प्रोटीन। ये बन रहा है, पहले से बना हुआ है ऑफ वाली कंडीशन से। अब क्या हुआ? ये बन रहा है इसलिए ये कुछ काम नहीं कर रहा। जैसे ही लैक्टोज अंदर आया परमीएज की उपस्थिति में, लैक्टोज क्या होता है? एक चीज बनाता है परमीएज के साथ, उसको बोलते हैं एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज। ये एलोलैक्टोज क्या है? इस दमनकारी जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन को ये दमनकारी प्रोटीन इससे ज्यादा इसको आकर्षित करती है ना, एफिनिटी जिसको बोलते हैं। देखो हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है, तो है ना, ऐसा प्रोटीन्स भी होते हैं जो एक प्रोटीन है, अगर उसको कोई चीज नहीं मिल रही है तब तो वो कैसे तैसे काम चला लेगा, लेकिन एक उसकी चॉइस होती है ना कि भाई मुझे अच्छा ये मिल रहा है। अब जैसे किसी की चॉइस है कि उसकी शादी जो है वो किसी से भी, उसको कोई आसपास की लड़की पसंद है उससे हो जाए, है ना, लेकिन उसको उसी टाइम ये ऑफर आता है, उसकी शादी भी पक्की हो गई, जैसे इसकी शादी इससे पक्की हो गई थी, ये जाके चिपका हुआ था, इसको ऑफर मिला कि इससे तो कैटरीना शादी करना चाहती है जो कि एलोलैक्टोज है, तो ये किसकी तरफ भागेगा? उसको छोड़ के कैटरीना की तरफ भागेगा। तो ये क्या करेगा? ये एलोलैक्टोज जो है वो इस प्रोटीन से ज्यादा एफिनिटी दिखाता है, मतलब ये प्रोटीन इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, किसके बजाय? ऑपरेटर जीन के बजाय। तो ये दमनकारी प्रोटीन जो है ये क्या करता है? एलोलैक्टोज से कंबाइन हो जाता है, वहां से हटके, वहां से कहाँ आ जाएगा? ये इसके पास, एलोलैक्टोज के पास। और अब एलोलैक्टोज और ये दमनकारी प्रोटीन आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसको मैं ग्रीन बना रही हूँ, इस वाले प्रोटीन को, तो एलोलैक्टोज को व्हाइट बना देती हूँ।
ठीक है। ये तो है वो कौन सा, दमनकारी रिप्रेसिव प्रोटीन, और ये एलोलैक्टोज, ये दोनों मिल गए, वहां से हट गया। जैसे ये वहां से हटा, कौन आ जाएगा, हमारे दोनों आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्रमोटर जीन पर आकर चिपक जाएंगे और चिपकेंगे। और अब तो इनके पास कोई कंडीशन है नहीं, तो क्या होगा, नॉर्मल प्रोसेस PIPOZ और A। अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज इजीली क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो ये प्रमोटर जीन पे आकर अटैच हो गया, कौन, आरएनए पॉलीमरेज। इसी को तो करना है प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये आगे बढ़ेगा और ऑपरेटर जीन से भी आगे बढ़ेगा, और Z अपना क्या बनाएगा, Z अपनी प्रोटीन बनाएगा, Y अपनी प्रोटीन बनाएगा, और A अपनी प्रोटीन, जो भी वो बना रहे हैं, किस मेथड से, वही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से। जैसे Z बीटा गैलेक्टोज बनाएगा, Y परमीएज बनाएगा, और A कैपिटल A जो है वो ट्रांस एसिटिलेज बनाएगा, और पूरा अनुलेखन और अनुवादन चालू हो जाएगा। तो अब ये किस कंडीशन में हो चुका है, ऑन कंडीशन में। पहले ऑफ था, लेकिन लैक्टोज माध्यम में डालने से हमने इसे क्या कर दिया, ऑन कंडीशन में कर दिया, इसे प्रेरित कर दिया, इसे इंड्यूस कर दिया। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इंड्यूसर जीन रेगुलेशन। आई बात समझ में, एक बार और देख लें इसको एक साथ। फर्स्ट वाली कंडीशन, जब माध्यम में लैक्टोज नहीं होता है तो ई कोलाई का जो जीन एक्सप्रेशन है वो ऑफ कंडीशन में रहता है, यानी बंद स्थिति में रहता है। इस प्रक्रिया में इसका जो आई प्रोटीन है या आई जीन है, जिसको हम दमनकारी जीन भी कह रहे हैं, वो अनुलेखन और अनुवादन से एक प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जाकर अटैच या चिपक जाती है, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता और Z, Y और A अपने एंजाइम नहीं बना पाती, और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये इनकी ज़रूरत तो कब है, जब हमारे माध्यम में लैक्टोज हो। जब लैक्टोज ही नहीं है तो उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम की क्या ज़रूरत, इसीलिए ऑफ कंडीशन में रहता है। जब हम माध्यम में या किसी के भी द्वारा, हम या कोई भी जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जब हम क्या करते हैं, माध्यम में, बाहर के माध्यम में जहाँ पे भी ई कोलाई है वहां पे लैक्टोज डाल देते हैं, तो अब इसको लैक्टोज डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लैक्टोज इसकी सेल के अंदर आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, तो इसको डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा ना भाई। एक तो आपको खाना ही नहीं मिल रहा है, एक आपको कोई सामने से खाना दे रहा है, ले खा, तो आप खाओगे ना। तो ये सामने से लैक्टोज आ रहा है, तो अब इसको ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। लेकिन डाइजेस्ट कब कर पाएगा, जब ये तीनों एंजाइम बन रहे होंगे। लेकिन यहाँ तो इनहिबिटर प्रोटीन ने, जो दमनकारी प्रोटीन है, उसने दमनकारी प्रोटीन ने क्या कर रखा है, ऑपरेटर जीन को बंद करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से एमआरएनए आगे नहीं बढ़ पा रहा, पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो क्या होगा, जैसे लैक्टोज माध्यम में आता है, ये परमीएज से मिलकर एलोलैक्टोज बना देता है। एलोलैक्टोज दमनकारी प्रोटीन से अधिक संबंधता दिखाता है या एफिनिटी दिखाता है, जिसकी वजह से दमनकारी प्रोटीन एलोलैक्टोज के साथ जुड़ जाता है और ऑपरेटर जीन से हट जाता है। हटने से रास्ता साफ हो गया। आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे अटका हुआ था, जिसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर प्रमोटर जीन पर आकर अटैच हो जाएगा, और फिर क्या होगा, वही अनुलेखन और अनुवादन। ये सारे जीन से, सब जीन में क्या होगा, अनुलेखन और अनुवादन होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, तभी तो प्रोटीन बनेगी। तो प्रमोटर जीन आगे जाता है और पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला यानी एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से फिर ये अपने अपने एंजाइम बनाएंगे, जो क्या करेंगे, बीटा गैलेक्टोज, परमीएज और ट्रांस एसिटिलेज क्या करेंगे, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देंगे, क्योंकि अब इसके पास क्या उपस्थित है, अंदर लैक्टोज उपस्थित है, और उसको तोड़ना है, इसे उसको ब्रेक डाउन करना है।
ठीक है, लैक ऑपेरोन मॉडल समझ में आया। देखो एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है उससे कुछ समझ नहीं आएगा, यही डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। इसको कलर आप अलग अलग यूज कर लो, एरोज से बता सकते हो कैसे क्या करना है, ठीक है, माध्यम से बता सकते हो, और जैसे कलर के साथ साथ आप चाहो तो स्टेप, क्योंकि आपके पास कॉपी जो है लंबी होती है, बोर्ड थोड़ा चौड़ा है तो हमें इस साइड बनाना होता है, आप एक के बाद एक सीरीज बना के बनाओ तो ज़्यादा आपको। ये फर्स्ट कंडीशन है, इस पे मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँ, है ना, ये सेकेंड वाली है। जब क्या हो जाएगा, जो हमारा दमनकारी प्रोटीन है वो किससे जुड़ जाएगा, एलोलैक्टोज से जुड़ जाएगा, ठीक है, प्रेरित। तो ये वाला डायग्राम आप बोर्ड में भी बना सकते हैं, बोर्ड मना नहीं करेगा कि नहीं ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि एनसीईआरटी वाला थोड़ा सा टिपिकल है। तो इसी के साथ आज हमारा जो लैक ऑपेरोन मॉडल है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो ट्रिप्टोफैन है वो है नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन वो जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि अगर ऑन कंडीशन में होता है तो हम उसे रिप्रेस करके ऑफ कर देते हैं, लेकिन क्योंकि फिर आप लैक ऑपेरोन और ट्रिप्टोफैन में कंफ्यूज हो जाएंगे, और जब सिलेबस में ही नहीं है तो उसको पढ़ना ही क्यों, इसलिए मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही उसे। होमवर्क क्वेश्चंस में हम इसको देख लेंगे ताकि आप थोड़ा सा उसको आइडिया हो जाए, वैसे आपके सिलेबस में वो नहीं है। बस आपको नाम याद रखना है कि ट्रिप्टोफैन जो है वो रिप्रेसिव टाइप का जीन एक्सप्रेशन है। तो इसी के साथ क्लास समाप्त होती है, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।